नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2024 हेतु नमूना प्रश्न पत्र जारी किया गया है, उसको हल करेंगे। तो ये प्राथमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा यानी कक्षा 8 के जो बोर्ड एग्जाम होंगे राजस्थान राज्य के लिए, उसका सामाजिक विषय का सामाजिक का प्रश्न पत्र नमूना प्रश्न पत्र हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो ये जो नमूना प्रश्न पत्र है, इसके आधार पर आपका जो वार्षिक का पेपर है वो बनेगा, यानी उसमें कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे, कितने लघुतरात्मक प्रश्न बनेंगे, कितने बड़े प्रश्न आएंगे और कौन से जो प्रश्न है वो कितने नंबरों के आएंगे, वो हमें विशेष तौर से इस वीडियो में पढ़ना है। तो यूट्यूब पर कई ऐसे भी क्रिएटर हैं जो ये बताते हैं कि सेम टू सेम यही प्रश्न आएगा, इसको रट लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ऐसा नहीं करना है, हमें इसको सिर्फ नमूना प्रश्न पत्र मानते हुए इसके आधार पर सामाजिक विषय का जो बोर्ड एग्जाम है उसकी तैयारी करना है। तो ये पेपर आपके 2.5 घंटे का होगा, जो 80 नंबरों का होगा, यानी पूर्णांक इसमें 80 नंबर के होंगे, जिसमें पहले 8 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 1 से लेकर 8 तक। तो नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प चुने। तो ये बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे, जिसमें पहला है हुरडा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य था, यानी हुरडा जो सम्मेलन बुलाया गया था भीलवाड़ा के हुरडा नामक स्थान पर, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। और मैं ऑप्शन दिया इसने राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए, ब में ऑप्शन है अंग्रेजी प्रभाव को सीमित करने के लिए, अगला ऑप्शन है राजपूत राजाओं की एकता कम करने के लिए, और द में ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन अ हो जाएगा, राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो हम कोष्टक में लिख देंगे अ। दूसरा प्रश्न, प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो दूसरे प्रश्न में हमें बताना है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन दिए हमारे को लॉर्ड विलियम बेंटिन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन ब इसमें सही हो जाएगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। प्रश्न संख्या 3, बिरसा मुंडा का संबंध है। बिरसा मुंडा का संबंध किस राज्य से वो हमें बताना है। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द झारखंड। बिरसा मुंडा का संबंध झारखंड से है। तो यहाँ नीचे अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए भी अंग्रेजी में प्रश्न दे रखे हैं, तो आप उसको अपने हिसाब से समझ सकते हैं। चौथा प्रश्न, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य हमें इस प्रश्न के उत्तर में बताना है। तो विवादों को निपटाना, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द उपर्युक्त सभी न्यायपालिका के कार्य हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 5, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। तो हमारी संसद में लोकसभा व राज्यसभा दो तरह के सदन है, उसमें जो लोकसभा के सत्ताधारी दल है उसका मुखिया क्या कहलाता है, वो हमें इस प्रश्न के उत्तर में बताना है। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ये 4 हमारे को ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन ब प्रधानमंत्री सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। छठा प्रश्न, नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। ऑप्शन है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और द में ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द उपर्युक्त सभी। ये सारे जो उदाहरण है वो नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन नहीं है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे, उसमें से कौन सा संसाधन है वो मनुष्य ने नहीं बनाया है, वो हमें इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो पुल, सड़क, मशीन, प्राकृतिक गैस। तो पुल, सड़क और मशीनें ये तो मनुष्य निर्मित करता है, प्राकृतिक गैस ये मानव निर्मित संसाधन नहीं है। तो इसका भी उत्तर आ जाएगा ऑप्शन द प्राकृतिक गैस। 8वां प्रश्न, भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की किस जनजाति को शामिल किया है। भारत सरकार की जो आदिम जनजाति समूह की सूची है उसमें राजस्थान की कौन सी जनजाति उसको शामिल किया गया, वो हमें इस प्रश्न के उत्तर में बताना है। तो ऑप्शन है भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द सहरिया। सहरिया जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार 1 से 8 नंबर के जो प्रश्न थे सारे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे और 1-1 नंबर के प्रश्न थे सारे। अब आ गया खंड ब, अति लघुतरात्मक प्रश्न। इसमें प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन दे रखे, उनका हमें मिलान करना है और प्रत्येक मिलान आधे नंबर का हो गया और ये प्रश्न हो जाएगा 2 नंबर का पूरा। पहले में है मस्केट, तो हमें बताना है मस्केट का मिलान हो जाएगा पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक, जिसको हम मस्केट कहते हैं। अगला है मैचलॉक का मिलान हो जाएगा डी से, बंदूक जिसमें बारूद से चिनगारी दी जाती थी। ऐसी बंदूक
जिसमें बारूद से चिनगारी दी जाती थी वो मैचलो कहलाती। मुफ्ती, इसका मिलान हो जाएगा अ से, मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जिसको मुफ्ती कहा जाता था। और चौथे में है माबयोग, किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाना माबयोग कहलाता है। तो इस प्रकार हम 9वें प्रश्न में जो हमारे को ऑप्शन दे रहेगा उनको सम्मिलित कर लेंगे। प्रश्न संख्या 10, हाँ या ना में उत्तर। इस प्रश्न में हमें कुछ वाक्य दे रखे, उनमें अगर कोई वाक्य सही है तो उसको हाँ में उत्तर देना है, और कोई वाक्य गलत है तो उसका ना में उत्तर देना है। और आधे नंबर का एक वाक्य होगा और 4 वाक्य दे रखे, यानी 2 नंबर का ये पूरा प्रश्न हो जाएगा। पहला है लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं, ये वाक्य सही हो जाएगा और यहाँ पर लिख देंगे हम हाँ। दूसरा है लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को पसंद करते हैं। चरम जलवायु यानी ऐसी जलवायु जो या तो बहुत ही ज्यादा ठंडी हो या बहुत ही ज्यादा गर्म जलवायु होती है, उसको हम चरम जलवायु कहते हैं। तो ऐसी जलवायु को लोग पसंद नहीं करते हैं, तो इसका जो उत्तर आएगा वो नाम में आ जाएगा। तीसरा है खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हुए हैं, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर खनिज निकाले जाते हैं उन क्षेत्रों में आबादी घनी होती है। तो ये वाक्य सही हो जाएगा, तो हम इसका ऑप्शन हाँ भर देंगे। चौथा प्रश्न, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान नहीं करते हैं, तो ये कथन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है वो तो रोजगार उपलब्ध करवाते हैं, और यहाँ पर इसने दे दिया है नहीं प्रदान करते हैं, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। इस प्रकार हम 10वां प्रश्न हल कर लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यूनतम वेतन कानून में यह निश्चित किया गया है कि किसी का भी वेतन एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए। इसमें वेतनमान निश्चित कर दिया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है न्यूनतम वेतनमान कि उससे कम कोई वेतन किसी मजदूर को नहीं देगा। ये जो व्यवस्था है वो न्यूनतम वेतन कानून में की गई है। प्रश्न संख्या 12, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के कोई 2 कारण लिखिए। हमें महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के कोई 2 कारण है वो इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो पहला हो जाएगा महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी है, क्योंकि महिलाओं का जो जीवन स्तर है उसमें सुधार लाना है। दूसरा है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। ये 2 कारण हो जाएंगे जिनकी वजह से महिलाओं के सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ी। प्रश्न संख्या 13, सन 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बंदूक में कारतूस लगाने के लिए उसके ऊपर लगी एक पट्टी को दांत से काटना पड़ता था। ऐसी खबर थी कि उस पट्टी को बनाने में गाय एवं सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था, जो सिपाहियों की भावनाओं के खिलाफ थी। यहाँ पर आप लिख देना धार्मिक भावनाओं, सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ थी, के खिलाफ था। प्रश्न संख्या 14, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादन क्षेत्र है, इसलिए भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। यानी जो मैनचेस्टर नामक स्थान है वो वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे राजस्थान में भीलवाड़ा प्रसिद्ध है, इसलिए भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने हेतु दबाव डालते थे क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए। हमें कारण स्पष्ट करना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारतीय किसानों से नील की खेती क्यों करवाती थी, उन पे नील की खेती करने हेतु क्यों दबाव डालती थी। इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय नील की किस्म अच्छी थी जिसकी यूरोपीय बाजार में मांग बढ़ गई। नील के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी मुनाफा होने लगा। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए किसानों पर नील की खेती करने हेतु दबाव डाला जाता था। किसानों से नील की खेती करवाने का मुख्य कारण यही था कि अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाह रहे थे और नील की जो खेती थी उसके उत्पाद से इनको भारी मात्रा में मुनाफा हो रहा था। इसकी वजह से इन्होंने किसानों पर दबाव डाल के नील की खेती करवाई। प्रश्न संख्या 16, निर्वाह कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर इस प्रकार हो जाएगा। पहला प्रकार हो जाएगा गहन निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि में एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार तथा अधिक श्रम के साथ कृषक खेती करता है और वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाता है, तो ये गहन निर्वाह कृषि हो जाती है। दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि। इस कृषि में स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण को शामिल किया गया है। स्थानांतरी कृषि यानी एक स्थान पर जंगल को साफ करके वहाँ खेती की जाती है और 2-3 साल बाद जब वहाँ की जमीन का उपजाऊपन कम हो जाता है तो दूसरी जगह जंगल साफ कर वहाँ आगे खेती की जाती है और जो पहले खेती कर रहे थे उसको खाली
छोड़ दिया जाता है। और चलवासी पशुचारण यानी मौसम के अनुसार जिस जगह पे पशुओं के लिए चारा पानी की व्यवस्था होती है वहां पर ये अपने पशुओं को लेकर चले जाते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कच्चा माल आधारित उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उद्योग शब्द का तात्पर्य उन समस्त आर्थिक गतिविधियों से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। तो ये जो सारी चीजें वो उद्योग कहलाती है। अब कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है कृषि आधारित उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जिनमें कृषि उत्पाद को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लिया जाता है वो कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग, इसमें खनिज कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है और उद्योगों में नए नए उत्पाद तैयार किए जाते हैं। तीसरा है समुद्र आधारित उद्योग, यानी इसमें वो सारे उद्योग आ जाते हैं जो समुद्र पर आधारित, जैसे मछली पालन हो गया, नमक के उत्पादन हो गए, ये सारे उद्योग समुद्र आधारित उद्योग में आते हैं। और चौथा है वन आधारित उद्योग, ऐसे उद्योग जिनमें वन की उपज को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लिया जाता है वो सारे वन आधारित उद्योग कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, जिसका पहला है, कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए। उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं पर कोई 2 राय दें। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे जिसमें आपको अपने आप को 1850 के दशक का एक गरीब परिवार का सदस्य समझना है और उसके अनुसार इस प्रश्न के उत्तर देने हैं। पहले की व्यवस्था में गरीब किसान परिवारों के बच्चे पाठशाला जा सकते थे क्योंकि कक्षा की समय सारणी में थोड़ी बहुत ढील थी। तो उस समय क्या है, गरीब बच्चे भी परिवारों के साथ काम करने के अलावा पढ़ाई भी कर सकते थे। उनको समय सारणी यानी स्कूल का जो समय था उसमें उन बच्चों को छूट दी जाती थी ताकि वो घर का काम भी कर सके, अपने परिवार के लोगों की मदद भी कर सकें और पढ़ाई भी कर सकें। दूसरा, इसमें उस समय गरीब बच्चों से कम फीस ली जाती थी तथा अधिक आय वालों से अधिक, यानी जिसकी जैसी आमदनी होती थी उस समय वैसी ही बच्चों से फीस भी ली जाती थी। अगर कोई गरीब परिवार का बच्चा होता तो उसकी फीस कम ली जाती और पैसे वाले अधिक आय वालों के जो बच्चे थे उनसे अधिक फीस ली जाती। दूसरा है, प्राथमिक शालाओं में प्रवेश लेने के बाद आगामी कक्षाओं के अध्ययन में आधे बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। क्यों? 2 कारण लिखो। तो हमें ऐसे बच्चों के कारण लिखने हैं जो प्राथमिक कक्षा यानी 5वीं तक की जो पढ़ाई है उसके बाद स्कूल छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है उसके कारण हमें बताना है इस प्रश्न के उत्तर में। तो उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का अभाव है अतः इन क्षेत्रों में बच्चे आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाते हैं। सुदूर यानी ग्रामीण इलाकों में जो ऐसे दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर स्कूलों का अभाव है, उच्च अध्ययन हेतु स्कूलों की व्यवस्था दूर दूर है तो वहाँ पर बच्चे आगे की पढ़ाई जारी नहीं कर पाते हैं। दूसरा कारण हो जाएगा, जागरूकता के अभाव में कई माता पिता शिक्षा को उचित महत्व नहीं देते हैं, यानी कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं जो शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं और जागरूकता का उनमें अभाव है, इसकी वजह से बच्चे हैं वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित तालिका पूर्ण करें। यहाँ पर हमें एक सारणी दे रखी है, तालिका दे रखी है, उसको दिए गए प्रश्नों के अनुसार भरना है। तो इस तरफ क्रम संख्या दे रखी है, यहाँ प्रश्न दे रखे हैं और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की स्थिति हमें बतानी है। तो पहला है, इसमें कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है? तो राज्य स्तर पर है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी व उसकी सहायक पार्टियां जिसको हम एनडीए भी कहते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। दूसरा है, इसमें आपके क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि, यानी राज्य सरकार में आपके क्षेत्र से कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। मैं यहाँ पर मेरे हिसाब से भर दूंगा, आपका यहाँ पर जो भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्र है उनके विधायक है उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं मेरे विधायक का नाम लिख देता हूँ, हरेंद्र मिर्धा। हरेंद्र मिर्धा हमारे विधायक हैं। और केंद्र सरकार में इसमें सांसद का नाम आ जाएगा। तो अभी वर्तमान में हमारे सांसद है हनुमान बेनीवाल। इस प्रकार आपको अपने क्षेत्र के सांसद और विधायक के नाम लिख देना है। तीसरा प्रश्न है, अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है? तो राजस्थान में विपक्षी दल है कांग्रेस और केंद्र में भी वर्तमान में कांग्रेस और उसकी सहायक पार्टियां। चौथा है, अगले चुनाव कब होंगे? तो राजस्थान में अगले चुनाव 2028 में होंगे और केंद्र सरकार के जो अगले चुनाव हो रहे हैं वो 2024 में अप्रैल या मई में हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 20, जिसका पहला है, ऐसे 2 मौलिक अधिकार बताइए जिनका कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा एवं क्षमता परक व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग करे। तो हमें इस प्रश्न के उत्तर में 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन करना है जो व्यक्ति की प्रतिष्ठा और क्षमता परक व्यवहार पर जोर देता हो। पहला हो जाएगा इसमें समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार में इसमें कहा गया है कि कानून की नजर में सभी लोग समान है, यानी भारत के जो भी नागरिक है उनको जो अधिकार दिए गए वो सबको बराबर है। दूसरा हो जाएगा
जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध माना गया है। 20वें का दूसरा प्रश्न है, ऐसे किन्हीं दो क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जिससे हाशियाई समुदाय की पहचान प्रदर्शित हो। हमें उन दो क्षेत्रों का वर्णन करना है जहाँ पर हाशियाई समुदाय की पहचान प्रदर्शित हो जाती है। उत्तर लिखेंगे। पहला हो जाएगा अलग भाषा, रीति रिवाज व सांस्कृतिक परंपराएं। ये जो हाशियाई समुदाय, इनकी अलग पहचान, सबसे बड़ी पहचान होगी कि इनकी अलग भाषा होगी, रीति रिवाज व सांस्कृतिक परंपराएं सारी दूसरे समाज से हटकर होगी। और दूसरा हो जाएगा जंगलों में निवास करना व अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु वनों के उत्पादों पर निर्भर रहना। तो हाशियाई समुदाय के लोग ज्यादातर जंगलों में निवास करते हैं और अपनी जो रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति है वो वनों के उत्पादों से ही करते। प्रश्न संख्या 21, राजस्थान के मानचित्र में दर्शाइए। तो हमें राजस्थान के मानचित्र में 4 ऑप्शन दे रखे, इनको दर्शाना है। बाड़मेर, भरतपुर, पाली व बांसवाड़ा। तो उत्तर इस प्रकार हो जाएगा बाड़मेर। ये जो जिला है ये बाड़मेर का क्षेत्र है। दूसरा है भरतपुर, तो भरतपुर यहाँ पर। तीसरा पाली, ये पाली यहाँ पर आ जाएगा। और चौथा है बांसवाड़ा, राजस्थान का दक्षिणतम जिला बांसवाड़ा। ये मानचित्र आपके जो पुराने जो 33 जिले थे उनके आधार पर यहाँ पर दिया गया है, तो इसको हम उसी हिसाब से हल करेंगे। प्रश्न संख्या 22, नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमें 3 प्रश्न दे रखे, उनमें से 2 के ही उत्तर देने और दोनों 4-4 नंबर के होंगे, टोटल 8 नंबर के हो जाएंगे। पहला यहाँ पर दिया गया 1857 की क्रांति की सफलता एवं असफलता पर अपने विचार लिखिए। तो आप इस प्रश्न के उत्तर में सफलता के बारे में या असफलता के बारे में अपने विचार लिख सकते हैं। तो हमें इस प्रश्न में 2 ही प्रश्नों को हल करना है, तो हम इसके दूसरे और तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। आपको अगर इस प्रश्न का सही उत्तर आ रहा है या व्यवस्थित उत्तर आ रहा है तो आप इसका भी उत्तर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे ये बताना चाह रहे हैं कि पहला प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहा है तो वो भी आप छोड़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत की आजादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान पर विस्तार से लिखिए। भारत की आजादी में गांधी जी का जो सहयोग था, उनका जो योगदान था उसके बारे में लिखना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, भारत की आजादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का योगदान। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे हैं। 1919 में उन्होंने रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसे 1922 में चोरा चोरी घटना के बाद वापस ले लिया गया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की। 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तथा भारतीय जनता को करो या मरो का आह्वान किया। अंग्रेजों ने भारतीयों का बर्बर रूप से दमन किया, लेकिन आखिर में ब्रिटिश सरकार ने भारत को आजाद कर दिया। तो इस प्रकार गांधी जी का योगदान हो जाएगा भारत की आजादी में। तीसरा प्रश्न है, रॉलेट सत्याग्रह पर विस्तार से लिखिए। तो इसका उत्तर होगा रॉलेट सत्याग्रह। गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा 1919 में पारित किए गए रॉलेट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह का आह्वान किया, क्योंकि यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता था। यानी इस कानून में यह व्यवस्था थी कि आप अंग्रेजों के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कोई अपने विचार न तो बोल सकते हो न कहीं छाप सकते हो। तो गांधी जी ने लोगों से इस कानून का अहिंसक विरोध करने तथा हड़तालें करने का आह्वान किया। परिणाम स्वरूप अप्रैल 1919 में देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए तथा हड़तालें की गई। सरकार ने इसके विरोध में दमन चक्र चलाया और इसी के तहत 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर हमें 2 टॉपिक दे रखे, उन पर टिप्पणी लिखनी और दोनों 4-4 अंक के प्रश्न होंगे। तो इस प्रश्न के अथवा में भी एक और प्रश्न दिया गया है, तो हो सकता है आपको वो प्रश्न नहीं आए और अथवा वाला आए, तो आप इसको इस प्रकार हल कर सकते हैं। तो दोनों में से एक प्रश्न हल करना है, एक को आप छोड़ देंगे और दूसरे को हल कर देंगे। भूस्खलन क्या है, यह क्यों होता है, भूस्खलन को रोकने के उपाय बताइए। तो यहाँ पर परिभाषा के 2 नंबर हो जाएंगे, कारण बताओगे तो 3 और 3 इसके रोकने के उपाय के हो जाएंगे। तो उत्तर इस प्रकार होगा, भूस्खलन सामान्य रूप से सेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहत संचलन को भूस्खलन कहते हैं। तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। यह भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी तथा लंबे समय तक भारी बारिश के कारण होता है। तो इसका ये कारण हमने बता दिया, यानी ये क्यों होता है। अब भूस्खलन को रोकने के उपाय, भूस्खलन वाले स्थानों पर आवास निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा हो जाएगा, भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। भूस्खलन वाले क्षेत्रों में वनस्पति आवरण में वृद्धि करना, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ भूकंप की संभावना ज्यादा हो तो उन स्थानों पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। चौथा हो जाएगा, सतही अपवाह तथा झरना प्रभावों के साथ साथ भूस्खलन की
गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपव्यय नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए जाने चाहिए। तो इस प्रकार ये प्रश्न हल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, संविधान से आप क्या समझते हैं? संविधान की आवश्यकता के कारण स्पष्ट करें। तो ये पहला प्रश्न है इसमें, और अथवा में भी दे रखा है। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का अर्थ एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता पर अपने विचार लिखे। तो इनमें से दोनों में से कोई एक प्रश्न हल करना है। तो हम ये वाला प्रश्न हल करेंगे। इसका उत्तर इस प्रकार होगा, संविधान। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। ये तो संविधान का अर्थ हो जाएगा। अब इसके आवश्यकता के कारण हम बताएंगे। तो संविधान की आवश्यकता के कारण, पहला है आदर्शों को सूत्रबद्ध करने के लिए संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रचते हैं। दूसरा हो जाएगा इसमें, संविधान द्वारा ही तय किया जाता है कि उस देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी। तीसरा हो जाएगा, सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए, सत्ता का दुरुपयोग रोकने के लिए भी संविधान आवश्यक है। लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। चौथा कारण हो जाएगा, बहुमत की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। और पांचवा हो जाएगा, व्यापक हित के सिद्धांतों की रक्षा के लिए। ये संविधान की आवश्यकता के कारण हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 25, दिए गए 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमें 3 प्रश्न दे रखे, उनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो हम पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर देंगे। अगर आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो आप पहले तीसरे या दूसरे तीसरे किसी प्रकार से इन तीनों में से 2 प्रश्नों को हल कर सकते हैं और दोनों 4-4 अंक के प्रश्न होंगे। तो पहला हम उत्तर दे रहे हैं, राजस्थान के महत्वपूर्ण भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल। सिरोही का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल माउंट आबू एवं नक्की झील। दूसरा है, उदयपुर में जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर, स्वरूप सागर आदि झीलें एवं शिल्पग्राम। तीसरा, जैसलमेर के मनमोहक रेत के टीले। चौथा, अजमेर में पुष्कर झील। पांचवा, सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। छठा, कोटा में चंबल घाटी के किनारे घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चंबल अभ्यारण्य प्रमुख है। तो ये राजस्थान के प्रमुख भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल हो जाएंगे। दूसरे का उत्तर देंगे हम, सड़क सुरक्षा के नियम। सड़क पर चलते समय ट्रैफिक सिग्नल और निर्देशांकों का पालन करना चाहिए। मोटरसाइकिल और स्कूटर पर सवारी करते समय हेलमेट पहनना, यानी मोटरसाइकिल या स्कूटर चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं तो आपके हेलमेट पहना हुआ होना चाहिए। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करना व निर्धारित गति से गाड़ी चलाना। तो जिस भी रोड पे हम चलते हैं तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के वाहनों के लिए अलग अलग स्पीड निर्धारित कर रखी होती है, तो हमें उसी निर्धारित गति से गाड़ी चलानी चाहिए। और मादक पदार्थों का सेवन कर वाहन नहीं चलाना चाहिए, यानी शराब या अन्य कोई मादक पदार्थ चलाकर हमें गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने कक्षा 8 का बोर्ड एग्जाम, राजस्थान बोर्ड का जो कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर था वो हमने हल किया है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि इस वीडियो का लाभ उनको भी मिल सके। और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।